हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का ये हमारा एक टॉपिक चल रहा है, जहाँ पर कल हम लोगों ने ई बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउट बाहर से, सोर्स है ना, स्रोत। तो बाहर से कोई भी ऐसा काम जो मैं बाहर से करा रहा हूँ, है ना, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे आजकल ना बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस अपलोड करते हैं गेमिंग के या फैशन डिज़ाइनिंग के, कोई भी क्रिएटिविटी के। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, राइट, न्यूज़ के। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, एक अपने नाम से एक प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। और जो कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उन लोगों को उन्होंने क्या किया हुआ है, हायर किया हुआ है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, ग्राफिक्स भी करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग भी करते हैं, इवन अपलोडिंग भी करते हैं, और उसको वायरल मार्केटिंग भी की जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं कि भाई मैं खुद से किसी काम को ना करके वही काम क्या करा रहा हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति से करा रहा हूँ। और जो मेरा मेन स्ट्रीम बिजनेस है, मैं उस पर अपना पूरा फोकस कर रहा हूँ। उसी को क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो ऐसा काम जो आप जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, राइट। आप किसी मतलब एक्सपर्टीज़ आप गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गेन नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसको नहीं कर सकते तो आप हायर कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं उस एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी। आप क्या चाहते हो कि भाई मेरा मेन स्ट्रीम बिजनेस ये है, और मैं इसी के ऊपर अपना क्या करूँ, पूरा का पूरा इसी पर फोकस करूँ। मुझे दूसरी किसी एक्टिविटी पर, मतलब जो बिजनेस है उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ में मुझे इन्वॉल्व रहना है, लेकिन इसको जो कैरी आउट करने वाली दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, उस पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं बाहर से किसी भी टीम को, पर्सन को, इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशन को क्या कर लेता हूँ, हायर कर लेता हूँ, और उससे वो एक्टिविटी कराता हूँ, और उसके बदले उसको उस एक्टिविटी के लिए क्या करता हूँ, पे करता हूँ। उसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। जैसे कॉल सेंटर्स इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और बाकी जितने भी अभी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आउटसोर्सिंग के ही एग्जाम्पल हैं। इसमें आउटसोर्सिंग को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, एक तो बीपीओ और एक केपीओ। अब ये बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। केपीओ क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें आउटसोर्सिंग का मेन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बीपीओ और केपीओ के बारे में ही क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने पहला वाला जो वीडियो है हमारा, राइट, ई बिजनेस वाला, वो आप लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है, और आपकी वहाँ पर कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। बट फिर भी स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी, कोई भी चीज़, कोई भी आपको इशू आता है, सो यू कैन राइट अस ऑन इन कमेंट सेक्शन और आर मेल, राइट। तो आप वहाँ पर भी हमें लिख सकते हैं। बाकी आपको ग्रुप स्टडी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, तो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, और आप हमें बाकी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी आप हमारे साथ क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और जो बच्चे नए आज जुड़े हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ख़त्म हो गया है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी इसका जो प्लेलिस्ट अभी जो चल रही है बिजनेस स्टडीज़ की, राइट, इसका जो प्लेलिस्ट है वो मैं वीडियो के एंड में क्या कर दूंगा, टैग कर दूंगा। और अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना है तो आप कार्ड पर भी जा सकते हैं, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड के कॉर्नर में होता है कार्ड, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर लेंगे। वरना तो आप चैनल पर जाइए सीधा सीधा। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुँचे। पीछे कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि चैनल मतलब आप लोग उतना शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये जितना भी कंटेंट है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये बहुत मेहनत से जो है आप लोगों के लिए लेकर के आई जा रही हैं, वीडियो बनाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। और बाकी अगर आप फिर भी जो चैनल को शेयर ना करना, लाइक ना करना, या कमेंट ना करना, फीडबैक ना देना, जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं बंदा जो है डिमोटिवेट, वो कितना भी कोशिश कर लो यार अपने आप को, बट कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ ही जाता है जब आप खुद को, अपने आप को एक
डाउन फील करने लग जाते हो ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सकें। बाकी स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आउटसोर्सिंग के बारे में। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है और आसान लैंग्वेज में ही मैं इसको समझाने का प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना आउटसोर्सिंग के बारे में जान लेते हैं। तो आउटसोर्सिंग क्या है, ये क्या है, ये कंपनी क्या करती है, इसमें हायर करती है किसी थर्ड पार्टी के व्यक्ति को जो अलग अलग तरह के क्या करता है, टास्क करता है। या ये कह लीजिए कि कोई भी कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ ऐसे लोगों को हायर कर लेती है जो कंपनी की ज़रूरतों को क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जो आउटसोर्सिंग टर्म है वो 1989 में कॉइन की गई थी और इसको सबसे पहले कंपनी बिजनेस या बिजनेस स्ट्रेटजी के रूप में जाना जाने लगा 1990s से, ठीक है। और आज की डेट में ये एक बिजनेस का फंडामेंटल पार्ट बन गया है। तो ये आउटसोर्सिंग के बारे में 2-3 चीज़ें हैं। तो पहला क्या है कि कंपनी थर्ड पार्टी को हायर करती है, दूसरा क्या है कि ये सबसे पहले 1989 में कॉइंड हुआ था और 1990 से ये एक कंपनी का जो है मेन स्ट्रीम क्या कह सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी बन गया है। ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स देखे जाएँ तो मैं जैसे कल भी मैंने इस चीज़ का एक एग्जांपल दिया था कि मान के चलिए कोई एक इन्फ्लुएंसर है, राइट, उसके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं और कंपनी अपनी मार्केटिंग चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास ना जा करके उस इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करती है और कहती है कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए कोई रील क्रिएट करो ताकि जो 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं आपके, वहाँ तक वो रील पहुंच जाए। तो अगर वो ऐसे कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करती है तो कंपनी कम बजट में ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकती है और कंपनी आज की डेट में ऐसा करती भी है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आउटसोर्सिंग होता है वो हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर देता है। क्या कर देता है, मिनिमाइज़ कर देता है, लोअर कर देता है। दूसरा क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। किसी भी हमारे जो काम करने की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काम करने की एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मान के चलिए अभी मुझे क्या करना है, मुझे मान के चलिए मैं कोई जो है प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मान के चलिए कोई डिब्बा है, कोई भी प्रोडक्ट, इसको आप एज्यूम कर लीजिए, और मैं इसका प्रोडक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ, इसका मैं प्रोडक्शन करता हूँ। और जब मैं इसका प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरा जो 100% फोकस है वो सारा का सारा किस पर है, इस पर है। इसके अलावा मेरे जो कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है, लेकिन साथ साथ में मुझे इसकी मार्केटिंग भी करनी है। क्या करनी है, इसकी मार्केटिंग भी करनी है। एक सेकेंड है ना, मार्केटिंग भी करनी है। मार्केटिंग में मैं चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट में अपना, तो ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने किसी थर्ड पार्टी को क्या कर लिया, हायर कर लिया कि भाई देखो ऐसा है कि मैं तो इसमें फालतू का ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपना मेन स्ट्रीम बिजनेस में ही रहना चाहता हूँ। तो इनकी जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ वगैरह है वो सब आप अपने हैंड पर क्या कर लो, डिस्कस कर लो, देख लो कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो रिसोर्सेज, एनर्जी और टाइम, मनी, जो भी सारी चीज़ें हैं, मनी तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन बाकी जो हमारी रिसोर्सेज है, टाइम है, राइट, वो सारा का सारा किस में डाइवर्ट हो गया, वो सारा का सारा यहाँ पर डाइवर्ट हो गया है। जैसे आप किसी भी लेजेंडरी बिजनेसमैन को देखेंगे, जैसे आपसे कहा जाए कि एलन मस्क हो गए या FB के फाउंडर हो गए मार्क जुकरबर्ग, तो अगर आप इनसे पूछें कि भाई आपने इसको मेन स्ट्रीम बिजनेस में सारा का सारा फोकस इसी में क्यों लगाया हुआ है, आप बाकी की एक्टिविटीज़, अब क्या टेस्ला जो है या जो स्पेस एक्स एजेंसी है, क्या उसमें हमें और किसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती होगी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह की, बिल्कुल होती होगी, लेकिन उनका सारा फोकस क्या है, उसी पर है। तो उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप दूसरे किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं, तो उनका सीधा सीधा सा आंसर होता है कि भाई देखो ऐसा है कि मैं अगर किसी दूसरे बिज़नेस में इन्वॉल्व होऊंगा या मैं कोई दूसरी एक्टिविटी करने लगूंगा, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे मेरा माइंड डाइवर्ट होगा और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मेन स्ट्रीम बिजनेस में ही अपना सारा का सारा फोकस रखूँ। और यही कारण रहा कि जो स्पेस एक्स है वो काफ़ी बाद फाउंड हुई। FB ने बाद में इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, राइट, और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या कंपनीज हैं उनको एक्वायर करना शुरू करा, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने अपना 100% फोकस किस पर रखा, 100% फोकस उन्होंने से सारा का सारा किस पर रखा, अपने मेन स्ट्रीम बिजनेस पर ही रखा। तो वहाँ पर उनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है वेरिएबल कैपेसिटी। वेरिएबल कैपेसिटी का मतलब होता है परिवर्तनीय क्षमता, माने कि आप अपनी जो स्किल्स हैं, है ना, भाई आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो आप क्या है, आप कुछ नया कर सकते हो,
ठीक है भाई, आपका कोई माइंड सेट चल रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसी चीज़ को किसी नए पैटर्न पर जानता है, राइट। क्योंकि ये चीज़ ना आप केपीओ में पढ़ोगे कि जो हमारे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, राइट। तो उसमें क्या, उसको क्रिएटिविटी चाहिए, वो नई नई चीज़ें बिल्ड करेगा, वो नई नई स्टडी करेगा, मार्केट देखेगा, मार्केटिंग की लोग इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हो रहा है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इंक्रीज फोकस्ड ऑन स्ट्रेटेजी। ये बिल्कुल इंक्रीज एफिशिएंसी की तरह ही है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाते हो, इम्प्लीमेंट कर पाते हो, और अपने जो मेन स्ट्रीम ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर काम कर पाते हो, राइट। एक्सेस टू स्किल्स और रिसोर्सेज, आप अपनी स्किल्स पर काम कर पाते हो, आप अपनी रिसोर्सेज पर काम कर पाते हो, जो आपका मेन है ना। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट चेंजिंग बिजनेस एंड कमर्शियल कंडीशंस, ठीक है। अब आप वही वाली देखो, वही चीज़ है कि आप हर चीज़ में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब जैसे मान के चलिए कि मैं हूँ, राइट, तो अभी क्या, अभी सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, पीपीटी भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आपको जो ग्राफिक्स वगैरह दिखते हैं वो भी मैं कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइन, राइट, सारी चीज़ें मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जो बिज़नेस में चेंजेस, सॉरी, जो मार्केट में या एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं, उनको मैं उस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे मार्केटिंग है, मान के चलो मुझे अपने ही चैनल की मार्केटिंग करनी है, अब मुझे नहीं पता उस स्तर पर, आप मुझे से कहोगे कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो, या इस टॉपिक के बारे में नोट्स क्रिएट कर दो, या आप बता दो कि कैसे, तो वो मैं कर लूँगा। लेकिन आप मेरे से कहने लगो कि फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने किसी एक ऐसे बंदे को हायर कर लिया जो इस मामले में एक्सपर्ट है, उसको पता है कि मार्केट के अंदर लोगों को क्या चाहिए, है ना। तो वो मेरी कमर्शियल कंडीशंस को क्या करने लगेगा, पूरा करने लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, राइट। इसके बाद क्या है, एजलरेट टाइम टू मार्केट, है ना। एक ये चीज़ है, वही चीज़ है जो मतलब बाजार के अनुसार टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, राइट। लोअर ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट इन इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी हमारा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हम मतलब उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, या कह लो कि उसकी जो कॉस्ट है, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, है ना। इनोवेशन होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और थॉट लीडरशिप होती है। आप कुछ भी नया करते हो तो आप उसमें इनोवेट करते हो कि क्या नया किया जाए अब, है ना, या किस तरह से। और जैसे अब मैं ही हूँ, मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूँ कि कैसे किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से नोट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर कौन सी पिक्चर्स यूटिलाइज़ की जा सकती हैं, उन पिक्चर्स को फाइंड आउट करना, फिर लगाना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो पीपीटी जो है इसके अकॉर्डिंग तैयार होनी चाहिए कि बच्चों को और इजी तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, या कुछ इस तरह के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे दूं ताकि आप उसको इजीली क्या कर सको, अपने से कनेक्ट कर सको। ये क्या होता है, ये इनोवेशन होता है। अब जो ये चीज़ें मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें क्रिएट कर रहा हूँ, इस पर मेरी अथॉरिटी है, राइट। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का क्या है, आउटसोर्सिंग में क्या होता है, इस तरह की चीज एक्टिविटीज़ होती है, राइट, है ना। पॉसिबल कैश इन्फ्लक्स रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर टू एसेट टू अ न्यू प्रोवाइडर। मतलब क्या है कि आप क्या करते हो, आप किसी भी पर्सन से उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हो और उसके बदले उसका क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, राइट। कोई भी व्यक्ति, अब जैसे क्या है कि किसी को बुक पब्लिश करानी है, जैसे मैंने कल भी बताया था, किसी को बुक पब्लिश करानी है तो उसने बहुत सारे जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो उनसे क्या किया, उनसे एक एक चैप्टर लिखवाए और उसके बदले उनको पेमेंट कर दिया। अब आपने बुक अपने नाम से पब्लिश करा ली, ऐसा भी होता है ना। तो वो जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है पब्लिशर का, उसने क्या किया, उसने आउटसोर्स का यूज़ किया पर अपना काम हो गया, है ना। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके कुछ कुछ रिस्क भी हैं। क्या है? एक तो स्लोअर टर्न अराउंड टाइम। स्लोअर टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि ये बड़ी धीमी गति से चलता है, राइट। इट टुक टाइम, इसको टाइम चाहिए। दूसरा क्या है? लैक ऑफ बिजनेस और डोमेन नॉलेज, कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनको जनरली केवल अपनी ही फील्ड में एक्सपर्टीज़ होती है, व्यवसाय के बारे में उनको कम ही जानकारी होती है ना। लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर्स, ठीक है। कई बार जैसे मान के चलिए कि आपको मराठी में, जैसे यही वीडियो है ना, तो आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए हु कैन ट्रांसलेट दिस वीडियो इनटू द मराठी। तो उसके लिए एक होता है ना, जैसे मैं हूँ, मैं अगर आपको वेस्टर्न या जो नॉर्मली, जैसे हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, राइट, तो यूपी, दिल्ली, इन सब जगह का मैं एक कल्चर जो है यहाँ का, वहाँ से आपको कनेक्ट कर सकता हूँ,
लेकिन आप मराठा जब जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है ना, वहाँ का एक्सेंट अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है, अब जैसे यही वीडियो है ना, तो यही वीडियो अगर तमिलनाडु में कोई व्यक्ति देख रहा होगा जिसको हिंदी आता है लेकिन बहुत उतने अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो वो क्या कर रहा होगा, वो केवल और केवल जो इंग्लिश है, इंग्लिश से अपने आप को उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, जिसको हिंदी एवरेज आता है। तो कई बार इस तरह की बैरियर्स भी क्रिएट हो जाती हैं, टाइम जोन्स डिफरेंसेस हो जाते हैं जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करने लगते हैं, और इस पर लैक ऑफ कंट्रोल होता है, थोड़ा सा कमी इसमें आ जाती है। तो ये कुछ रिस्क भी हैं। मेन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे बेनिफिट्स हैं और क्या हमारे रिस्क हैं। तो जो बेनिफिट्स और रिस्क हैं वो किसी भी लेवल पर, भाई आपका देखो, आपको हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आने का है। ठीक है, तो हमें केवल अगर उनके बारे में ये भी पता है कि भाई ये रिस्क की कैटेगरी में आता है और ये बेनिफिट की कैटेगरी में आता है, और आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ द आउटसोर्सिंग, 3 रिस्क दिए हुए हैं और एक बेनिफिट दिया हुआ है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, उस करेक्ट ऑप्शन को टू फाइंड आउट द merit or the benefit of the outsourcing, it will become easy for us to identify the same, right? ऐसी बात है ना। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो सही जा रहा है ना, और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। बाकी जो भी है आप कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अच्छा, बिजनेस आउटसोर्सिंग की ज़रूरत क्या है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ताकि हम मेन स्ट्रीम बिजनेस को क्या कर सकें, फोकस कर सकें। ठीक है, वी कुड रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है, वी कुड क्वेस्ट द एक्सेलेंस, है ना। मैंने क्या कहा कि जैसे बुक का ही मैंने एग्जांपल लिया, या आप कोई भी चीज़ें ले लीजिए, ग्राफिक डिज़ाइनर है या वेब पब्लिशर है, या आप कोई भी ऐसा है ना जो आपके डोमेन को या आपकी वेबसाइट्स को या आपके प्रोडक्ट को, राइट, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को, या आपके लिए कई बार क्या होता है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेल लिखने में बहुत अच्छी कमांड होती है, कुछ लोग सीवीज क्रिएट करते हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी जगह में क्या है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो आप वो क्या है, वो एक्सेलेंट हैं उसमें, है ना, ठीक है। केवल उन्हीं के फील्ड में क्या है, एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है पिछले 17-18 साल से केवल वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। तो अब आप सोचो कि 17-18 साल में कोई व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है और आप उससे कोई काम करवा रहे हो, है ना, तो मतलब उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ उस फील्ड में होगी, आप समझ रहे हो उस चीज़ को। वो एक चीज़ है। जैसे आप बहुत सारे लोग मेल्स लिखवाते हैं, इवन दो लिंक्डइन जो होता है, लिंक्डइन पर पोस्ट भी लिखवाते हैं लोग बाग, तो खुद नहीं लिखते हैं, वो बाहर से किसी लोगों को हायर कर लेते हैं और फिर दे देते हैं। देखिए आज का बिजनेस, आज का जो एरा है ना, वो बिज़नेस एरा है। मैंने आप लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप अपनी कोई भी एक्सपर्टीज़ को क्या करो, अपने कमेंट में डालो, और अगर आपके अंदर लग रहा है ना कि भाई कोई एक्सपर्टीज़ है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरा टाइम मत दो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, बिल्कुल करो, लेकिन आप 1 से 1.5 घंटा ना अपनी उस एक्सपर्टीज़ को पॉलिश करने में लगाओ। हो सकता है कि टीचिंग से ज़्यादा अच्छा करियर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए। देखिए कोशिश करते रहिए, कोशिश करना हमारा काम है ना। कोशिश करना क्या है, कोशिश करना हमारा काम है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एक्सेलेंस ड्राइवन ग्रोथ, वही चीज़ आ गई है ना। तो लेफ्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज की डेट में क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे कहते थे ना कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं वास्तव में। वो कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं, वो कंपनी के साथ कनेक्टेड है, और एक नहीं कई सारी कंपनीज के साथ कनेक्टेड, और उनके लिए क्या कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब चला रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही तो है भाई, मनी जनरेट हो रहा है ना, आपका प्रोडक्शन तो हो रहा है, आपकी सर्विस तो प्रोड्यूस हो ही रही है ना वहाँ से। वो वाली एक चीज़ है, स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस का स्मूथ ऑपरेशन कर पाते हो क्योंकि आपका जो माइंड है वो सेंट्रिक हो गया कि भाई हमारा जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है हमें केवल उसी पे फोकस करना है, और बाकी जो काम हमें करना था वो हमने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है। वो एक्सपर्ट है वहाँ के, उनके टेस्ट वगैरह सब चीज़ें, उनका पुराना काम एक्सपीरियंस वगैरह सब देख करके वो काम दिया गया, तो वो अच्छा ही करेंगे। ये एक है। इसके बाद आता है BPO और KPO। देखो BPO होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, राइट। क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। जैसे क्या कहते हैं इसको, हम एक टेली मार्केटिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टेली मार्केटिंग हो गया, टेक्निकल हो गया, जैसे कस्टमर केयर हो गया, जैसे होता है ना कॉल सेंटर्स हो गए, ये हो गए। और जो KPO होता है, KPO में क्या होता है, जैसे लीगल सर्विसेज, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, रिसर्च करना, या आपको किसी का सर्वे कराना है, या आपको मार्केटिंग करानी है, या आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स कुछ क्रिएट कराना है, तो वो सारी चीज़ें
इन शॉर्ट जिसके लिए आपको बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो बीपीओ है। बीपीओ माने बेसिक नॉलेज, जहाँ पर आपको नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की रिक्वायरमेंट है। क्या नॉलेज प्रोसेस माने नॉलेज, ज्ञान का भंडार आपके पास होना चाहिए, वो क्या है नॉलेज प्रोसेसिंग। तो जिस भी किसी में आपकी एक्सपर्टीज़ होगी वहाँ पर आपको ज्ञान का भंडार वहाँ पर होगा ही होगा। बहुत आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं और फिर इसको ख़त्म करेंगे। कस्टमर सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट, वॉइस प्रोसेस, टेली मार्केटिंग, सेल्स, ये सारे के सारे क्या आते हैं बीपीओ में आते हैं। केपीओ में क्या आता है लीगल सर्विसेज, बिजनेस, मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा। बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ का फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, बीपीओ के लिए आपके पास गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बातों के माध्यम से सामने वाले को कन्विंस करने वाले हो। यहाँ पर आपको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप काम के माध्यम से, देखो बीपीओ में आप सामने वाले को कैसे क्या कह सकते हैं कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करते हो। माने ये पेन है, आप सामने वाले व्यक्ति को ये पेन कैसे बेच सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। और केपीओ में इस पेन को आपको मार्केट में इंडिविजुअली नहीं बेचना है। केपीओ वाला व्यक्ति क्या करता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग अपनी आप मेरे पास आए और ये मेरे पास से पेन लेकर के चले जाएं, पेन खरीद करके लेके जाए। वो खुद नहीं जाने का है, बीपीओ में उसको जाना पड़ता है। केपीओ में खुद वो सोचता है कि खुद लोग आ जाएं। इसीलिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर आपके पास होनी चाहिए। लेकिन केपीओ में क्या, केपीओ में आपका काम बोलते हैं कि यार देखो बंदा घर बैठे बैठे सारा काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम की कितनी सारी जॉब्स आती है, तो वो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा आउटसोर्सिंग है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है लो एंड सर्विसेज और यहाँ पर आता है हाई एंड सर्विसेज। लो एंड सर्विसेज और हाई एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि बीपीओ एक लो एंड सर्विसेज है। लो एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेवाएं, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं वो उतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, लेकिन जो केपी होता है वहाँ पर बहुत हाई लेवल पर जो सर्विसेज हैं वो की जाती हैं। ठीक है, मतलब वहाँ बीपीओ में आपको उतना कॉस्ट नहीं पड़ता है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पड़ता है, लेकिन केपीओ में आपको अच्छा खासा फंड की रिक्वायरमेंट होती है। बीपीओ क्या है, प्री डिफाइंड प्रोसेस है कि भाई आपको ये काम करना है। केपीओ क्या है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर काम करना है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो काम आप कर रहे हो उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। रिसर्च मार्केटिंग है, आप मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट किन कंज्यूमर्स के लिए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका इनकम लेवल आपको पता होना चाहिए, उनकी जो मेंटालिटी है वो कितना खर्च कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। कितनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं केपीओ के अंदर, तब जाकर के वो एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करता है। बीपीओ में स्ट्रैटेजी भी नहीं बन रही है, केपीओ में स्ट्रैटेजी बन रही है कि भाई तब जाकर के वो एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करता है कि भाई इस प्रोडक्ट को मुझे इस तरह से मार्केट के अंदर लेकर के आना है, माने लोगों को बताना है कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। ये है केपीओ, है ना, समझ आ रहा है ना। इसके बाद आता है नॉट सो क्वालिफाइड एम्प्लॉय। बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड एम्प्लॉय नहीं भी है तो भी चल जाएगा। यहाँ पर भी अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर स्किल और एक्सपर्टीज़ हैं तो मज़ा आ जाएगा। ये हिंदी वाला गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर योग्य कर्मचारी है। ठीक है, मतलब नॉलेज है नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन जो काम आपको दिया गया, मार्केटिंग आपको दिया, कंटेंट, उसके बारे में आपसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं बैठा होगा। ठीक है, तो एक्सपर्टीज इन प्रोसेस और नॉलेज। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। इसके बाद आता है कॉस्ट आर्बिट्रेज और इसके बाद आता है नॉलेज आर्बिट्रेज। कॉस्ट आर्बिट्रेज और नॉलेज आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि जो बीपीओ है वो बेसिकली आपको जो है क्या कह सकते हैं, जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट है उसमें आपको हेल्प करता है, उसमें आपको जो है मिनिमम कर देता है, राइट। उसमें आपको बताता है कि भाई आपकी कुल मिलाकर के आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। ठीक है, वहाँ पर आप कॉस्ट फोकस्ड हो जाते हैं कि भाई अब इसमें मेरा कम खर्चा होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका केपीओ है वहाँ पर आपको ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद आता है वॉल्यूम ड्राइवन और इसमें आता है इनसाइट ड्राइवन।
जैसे इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, अगर आपने कभी कॉल सेंटर्स देखे हैं या कॉल सेंटर्स पर कुछ लोगों ने ऐसा भी हो सकता है काम किया हो, ठीक है, तो आप इसको रिलाय करोगे, आपके पास कॉल सेंटर्स से कॉल्स भी आते ही होंगे। तो होता क्या है, जैसे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए तो डेफिनेटली आपके पास कॉल्स आए ही होंगे। तो बेटा जनरली होता क्या है कि इन लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं कि भाई आपको 250 लोगों को कॉल करना है, 300 लोगों को कॉल करना है, या 500 लोगों को कॉल करना है, 100 लोगों को कॉल करना है। इनका टारगेट है, वॉल्यूम है कि भाई आपको इतने लोगों को क्या करना है, कॉल करना है। जबकि जो केपी होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इनसाइट होता है कि भाई अच्छा आपको मार्केटिंग करनी है, कितना टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है हम आपको 10 दिन दे रहे हैं, लेकिन इसको 1 मिलियन लोगों तक आपको पहुँचाना है। कैसे पहुँचाना है वो आप देखो। तो वो उनकी इनसाइट काम करती है कि अच्छा मेरे को ये काम करना है, इस तरह से काम करना है, अगर मैं ये स्ट्रेटजी बनाऊंगा, इस तरह की रील, तो वो क्या होता है, देखिए आज की डेट में जितने भी रील्स बनाने वाले हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों की मार्केटिंग कर रहे हैं, नए नए इंसाइट्स ले रहे हैं, नए नए आइडियाज़ ले रहे हैं, नया इनोवेशन ले रहे हैं कि कैसे मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को स्क्रिप्ट्स, वो भी तो स्क्रिप्ट्स लिखवाते हैं ना। आप में से ऐसा भी हो सकता है कि आप जो वीडियोस देख रहे हो उनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स हों, मतलब अच्छे खासे आपके पास फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, या रील्स के माध्यम से आप करते हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप लोगों से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को क्या करने की, मार्केटिंग करने की, और फिर उस पर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। और फिर आपको भी फायदा हो रहा है, जिससे आप स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो उसको भी फायदा हो रहा है, कंपनी को भी फायदा हो रहा है। तो जो केपीओ है ना वो इनसाइट ड्राइवन है, वो इनसाइट्स पर काम करता है। तो ये जो बीपीओ और केपीओ का कॉन्सेप्ट है, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था, और आज की जो क्लास है ना वो यहीं पर जो होती है डेड एंड होती है। ये वाला जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। इसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। मई में आपकी एमसीक्यूज क्लासेस भी रन करानी है मेरे को, ठीक है। तो मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको शेड्यूल किया जाए, ठीक है। जैसे भी होगा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और बिजनेस के बाद हम इकोनॉमिक्स करने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंस हम कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के फुल फ्लैग कॉन्सेप्ट आपके सामने जो है अधिगम मंत्रा पर रहने वाला है। आप कभी भी आइए, देखिए, एक्सेस कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलो, फटाफट से शेयर कर दो हर जगह पर, ठीक है। और अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। बाकी आपको कोई क्वेरी, प्रॉब्लम, दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है और मेल एड्रेस भी अवेलेबल है। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।